नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका मीनिंग बता दूं। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन और बताया था मीनिंग लास्ट वीडियो में, है ना, कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। 2 मिनट। हाँ, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है। क्लियर है? तीनों कंपनी ने जो टोटल कैपिटल लगा रखी है वो बिजनेस में 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, तीनों कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगा रखे हैं। ए कंपनी ने क्या कर रखा है कि इक्विटी से ही सारे पैसे लगा रखे हैं 10 लाख के 10 लाख, और बी कंपनी ने क्या कर रखा है कि 8 लाख इक्विटी से लगा रखे हैं और डिबेंचर से भी लगा रखे हैं उसने, थोड़े पैसे डिबेंचर से 2 लाख। क्लियर है? और सी कंपनी ने क्या कर रखा है, सी कंपनी ने 6 लाख लगा रखे हैं इक्विटी से, 3 लाख लगा रखे हैं डिबेंचर से, और बैंक से लोन लेके लगा रखा है इसने कितना, 1 लाख। क्लियर है? तो तीनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर ए की कंपनी की बात करूँ तो ए का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ओनली इक्विटी, ये ओनली इक्विटी से पैसे उठाता है। और बी की बात करूँ तो ये इक्विटी और डिबेंचर दोनों से पैसे उठाता है। और सी की बात करूँ तो सी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बैंक लोन भी लेता है, डिबेंचर से भी पैसे लेता है और इक्विटी से भी लेता है। क्लियर है? तो तीनों की जो कैपिटल है वो टोटल 10 लाख 10 लाख 10 लाख है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारे सोर्सेज जहाँ जहाँ से तुमने पैसे उठाए हैं उनका टोटल अगर हम कर दें, है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितने परसेंटेज तुम डेप्ट लगा रहे हो। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ, यहाँ की मैं बात करूँ, इसकी बी कंपनी की बात करूँ तो बी कंपनी में पता है क्या, इक्विटी और डेप्ट की रेशो कितनी है, इक्विटी और डेप्ट की रेशो पता है कितनी है। इक्विटी 80% लगी हुई है 8 लाख, और डेप्ट कितना लगा हुआ है 20%। मीन्स मुझे पता लग गया कि इक्विटी कितना है 80% और डेप्ट कितना है 20%। बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब हमें इससे क्या पता चलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या पता चलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से हमें पता लगता है रेफर्स प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब कितनी हिस्सेदारी है किसकी, डेप्ट की और इक्विटी की। ठीक है? बिजनेस को ऑपरेट करने में जो फाइनेंस लग रहा है उसमें डेप्ट की और इक्विटी की, डेप्ट मतलब बाहर वालों से पैसा और इक्विटी मतलब ओनर ने जितने पैसे लगा रखे हैं, तो उनकी क्या हिस्सेदारी है, प्रपोर्शन क्या रेट है, मतलब कितने परसेंटेज डेप्ट है और कितने परसेंटेज इक्विटी है, ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। ठीक है? कैपिटल स्ट्रक्चर में हम यही देखते हैं। बात समझ आ गई? इसके बाद आ गया फैक्टर अफेक्टिंग, नेक्स्ट टॉपिक आ गया फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में मतलब कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं। तो देखो फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे इफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जांपल अगर तो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है, अगर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है मीन्स पैसा अच्छा खासा आ रहा है हमारे पास, तो हम डेप्ट से पैसे लेते हैं। किससे पैसे लेते हैं? डेप्ट से। क्यों देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पैसा अच्छा खासा आ रहा है, भाई पैसा अच्छा खासा अगर आ रहा है, डेप्ट से पैसा अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है, पैसा अच्छा खासा आ रहा है, तो मैं अब ऐसा, जब पैसा अच्छा खासा आ रहा है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि 5 साल के लिए लोन लूँ और 5 साल बाद मैं पैसे वापस भी कर सकता हूँ, क्योंकि पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ कि 5 साल के लिए लोन लूँ और 5 साल के बाद पैसे भी वापस कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है। लेकिन अगर शॉर्टेज, अगर कैश फ्लो पोजीशन मेरी अच्छी नहीं है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब पैसे आ नहीं रहे, फ्लो नहीं आ रहा, इनफ्लो नहीं हो रहा पैसा, ठीक है ना, पैसे कम आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे ऐसा लोन नहीं लेना चाहिए जो मुझे कुछ टाइम पीरियड बाद वापस करना पड़े, जिसमें मुझे क्या रहे कि 5 साल बाद वापस करना पड़े। ऐसे पैसे मुझे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे पैसे लूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि 5 साल बाद क्या पता मेरे पास पैसे की अरेंजमेंट ना हो पाए, क्योंकि पैसा अच्छा खासा नहीं आ रहा। तो मैं क्या क्या प्रेफर करूँगा, इक्विटी, क्योंकि ओनर, इक्विटी का पैसा मतलब ओनर का पैसा, ओनर अपना पैसा लगा रहा है बिजनेस में, मीन्स शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है, शेयर होल्डर से पैसे लेने हमने। अगर शेयर होल्डर से पैसे लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती, हमें टेंशन नहीं होती वापस करने की, नो टेंशन ऑफ रिफंड, है ना, कि भाई 5 साल बाद पैसे वापस करने हैं, 5-10 साल बाद, ऐसी कोई टेंशन नहीं होती हमारी दिमाग में। इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, अगर शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो हो तो इक्विटी प्रेफर करते हैं। बात में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है? इसके बाद देखो, तो अगर शॉर्टेज है तो क्या प्रेफर करेंगे, इक्विटी। ठीक है? आगे देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो हम अकाउंट में भी पढ़ते हैं कि मतलब इतना पैसा हम कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, कि भाई इंटरेस्ट पे कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करूँ, फॉर्मूला याद है अकाउंट में, फॉर्मूला था इसका कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइड करते थे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हम इतना प्रॉफिट कमा पाते हैं कि नहीं कमा पाते, कि इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, इसका मतलब ये था, समझी बात। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 2 रुपये और इंटरेस्ट पे करना है मुझे 3 रुपये, इंटरेस्ट पे करना है 3 रुपये और मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 2 रुपये, तो ये सिचुएशन बेकार है। तो यहाँ पे अगर मुझे इंटरेस्ट पे करना है 3 रुपये और मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 2 रुपये, तो इस केस में मुझे प्रेफर क्या करना चाहिए, पैसे कहाँ से लेने चाहिए, इक्विटी से पैसे लेने चाहिए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा हूँ अपने प्रॉफिट से। अगर मैं और पैसे ले लूँगा डेप्ट से, डिवेंचर वगैरह से और पैसे ले लूँगा, तो मुझे और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। अगर सिचुएशन ऐसी है कि मैं प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ 2 रुपये, नेट प्रॉफिट कितना है 2 रुपये, और लेकिन इंटरेस्ट मुझे पे करना है 3 रुपये, तो इस केस में मुझे प्रेफर क्या करना चाहिए, इक्विटी। ठीक है, तो वही लिखा है इन्होंने, देखो लोअर ये लिखा है लोअर ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर लोअर है, कम है, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, मीन्स लेस बोरोड फंड सिक्योरिटीज़। तो हमें बोरोड फंड की तरफ कम ध्यान देना चाहिए, कम जाना चाहिए उसकी तरफ, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्योंकि हम तो वहाँ पे ऑलरेडी कवर नहीं कर पा रहे ना इंटरेस्ट। बात समझ आ गई। अगर हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, मीन्स नेट प्रॉफिट तुम कमा रहे हो 10 रुपये और इंटरेस्ट देना है तुमने 2 रुपये, तो यहाँ पे तो तुम प्रॉफिट अच्छा खासा कमा पा रहे हो, इंटरेस्ट दे पाओगे। तो हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर है, तो इसका मतलब क्या करना है तुम बोरोड फंड की तरफ जा सकते हो, मोर ऑफ बोरोड फंड से पैसे ले सकते हो, क्योंकि तुम और इंटरेस्ट पे कर सकते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इतना प्रॉफिट अच्छा खासा तुम कमा पा रहे हो। बात समझ आ गई। तो हमने यही देखना है कि कब हमने इक्विटी की तरफ जाना है और कब बोरोड की तरफ जाना है, इसमें यही देखना है हमने। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ध्यान दो, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मैं जो पैसे लगा रिटर्न मतलब जो पैसे लगाए हैं मैंने बिजनेस में, उस पर मुझे 10% रिटर्न आ जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो 8 रुपये इंटरेस्ट पे करने के लिए मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, 8 रुपये इंटरेस्ट पे करने के लिए मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। तो यहाँ पे कंपनी को फिर से वही चीज़ कि डेप्ट की तरफ प्रेफर कर लेना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला ही पॉइंट आ गया। ठीक है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हमें डेप्ट की तरफ प्रेफर कर लेना चाहिए। अगर इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा कि भाई अगर ROI 10% है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, हाँ प्रेफर करना चाहिए इक्विटी की तरफ, क्योंकि मैं इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं कमा पा रहा हूँ कि 10 रुपये मैं कमा रहा हूँ और 12 रुपये इंटरेस्ट देना है, तो मुझे प्रेफर करनी चाहिए इक्विटी इस केस में। क्लियर है, ऊपर वाली सिचुएशन में मुझे प्रेफर करनी चाहिए डेप्ट, और नीचे वाली सिचुएशन में मैंने बताया तो हमें प्रेफर करना चाहिए इक्विटी। बात समझ आ गई। तो हम यही देख रहे हैं कौन कौन से कारण हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को हमारे डिफरेंट कर सकते हैं। क्लियर है। टैक्स रेट देखो, अगर मैं पहले ना इसको सिचुएशन समझाता हूँ, एक फर्स्ट सिचुएशन है, एक सेकंड सिचुएशन है। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन है और सेकंड सिचुएशन है। मान लो EBIT फर्स्ट में ना फर्स्ट सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट है, और सेकंड में ना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है मान लो 10,000। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में मैं क्या मान रहा हूँ कि इंटरेस्ट है और फर्स्ट में इंटरेस्ट जीरो है। इंटरेस्ट जीरो कब होगा, इंटरेस्ट जीरो तब होगा, मैंने फर्स्ट सिचुएशन में माना है कि सारे के सारे पैसे इक्विटी से लिए। अगर इक्विटी से हम सारे के सारे पैसे लेंगे तो इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बता ही देता हूँ, 2 मिनट, मैं 2 सिचुएशन मान के चल रहा हूँ, 2 मिनट।
एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि एक फर्स्ट सिचुएशन है, एक सेकंड सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में मान रहा हूँ कि हमने जो पैसे लिए हैं वो इक्विटी से लिए हैं 10 लाख, और बी में सेकंड सिचुएशन में मैं मान रहा हूँ कि जो पैसे लिए हैं हमने इक्विटी से लिए हैं वो 8 लाख लिए हैं, और 10% डिबेंचर भी है। 10% डिबेंचर से हमने कोई पैसा नहीं लिया, यहाँ पे डिबेंचर से लिए हैं 2 लाख। टोटल कैपिटल इनकी 10 लाख है ना। इसकी भी 10 लाख हो गई और इसकी भी 10 लाख हो गई, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में EBIT भी गिवन है। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें गिवन है, वो गिवन है मान लो 50,000, ठीक है। 50,000 हमें EBIT भी गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा सोल्व कर लूँ क्वेश्चन को। तो सोल्व तुमने कैसे करना है, और क्वेश्चन में टैक्स भी गिवन है, मान लो 40% टैक्स है, टैक्स 40% दिया है। तो मैं एक फर्स्ट सिचुएशन है और एक सेकंड सिचुएशन है। सबसे पहले तुमने EBIT लिख देना है। EBIT बताओ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। फर्स्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट सिचुएशन में भी 50,000 है और सेकंड में भी 50,000 है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। इसमें से फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताओ फर्स्ट वाली में तो कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट वाली में, फर्स्ट सिचुएशन में देखोगे तो फर्स्ट सिचुएशन में तो जीरो, डिबेंचर से कुछ पैसे ही नहीं लिए हमने, तो डिबेंचर से जब कुछ पैसे ही नहीं लिए तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन सेकंड सिचुएशन में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 20,000। तो आ जाएगा कितना, इंटरेस्ट आ गया 20,000। तो 20,000 अगर मैं माइनस कर दूँ तो आ गया 30,000, और ये आ गया 50,000। ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स अगर माइनस कर दूँ मैं, बताओ 50,000 का 40% कितना आ गया, 20,000। 40% टैक्स है ना, तो कितना कितना टैक्स आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा 40,000 का, 50,000 का 40% आ गया 20,000, ठीक है। और इसका आ गया कितना, 12,000 है ना, 40%। तो ये आ गया काट फिट, ये आंसर कितना आ गया, ये आ गया 30,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स, और ये आ गया 18,000। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तो जिसमें मैंने इंटरेस्ट पे किया ना, जिसमें मैंने इंटरेस्ट पे किया सेकंड सिचुएशन में अगर ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे जिसमें इंटरेस्ट पे किया है उसमें मैंने टैक्स भी कम पे किया 12,000। मैंने फर्स्ट सिचुएशन में टैक्स कितना पे किया, ध्यान से देखो, फर्स्ट सिचुएशन में मैंने टैक्स कितना पे किया 20,000, और सेकंड सिचुएशन में मैंने टैक्स कितना पे किया 12,000। तो मेरा फ़ायदा हो गया ना कि भाई 20,000 टैक्स अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन में 20,000 पे कर रहा हूँ, सेकंड सिचुएशन में कितना 12,000। और ये 12,000 कम क्यों पे किया है, इंटरेस्ट की वजह से ही, इंटरेस्ट की वजह से। क्लियर है। तो कहने का मतलब जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उसमें हमें टैक्स सेविंग होगी, बात समझ आ गई। तो इंटरेस्ट अगर रहेगा तो उसमें मुझे क्या हो जाएगा, टैक्स सेव हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरा अगर मैं डेप्ट से पैसे लूँगा तो मेरा फ़ायदा ही है एक तरीके से, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब अगर हाई टैक्स रेट है, जितना ज़्यादा टैक्स रेट हाई होगा, टैक्स रेट जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही मेरे लिए डेप्ट चीपर हो जाएगा। डेप्ट मतलब बोरोड फंड चीपर हो जाएगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और टैक्स उतना कम पे करना पड़ेगा, है ना। अगर टैक्स रेट हाई होता चला जाएगा, टैक्स रेट जैसे मान लो 60% हो गया, टैक्स रेट 60% हो जाएगा, तो 60% में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई टैक्स रेट में क्या देखने को मिलेगा कि भाई डेप्ट जो है चीपर हो जाएगा। डेप्ट चीपर मतलब कि टैक्स रेट तो बढ़ गया, लेकिन डेप्ट मतलब उतने ही ज़्यादा अगर मैं डेप्ट से पैसे लूँगा ना तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और टैक्स मुझे कम पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स रेट भी हाई हो रहा है, टैक्स रेट बढ़ रहा है, लेकिन मैं डेप्ट से पैसे ले लूँ और तो इंटरेस्ट भी मेरा बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो टैक्स क्या होगा, सेव होगा और ज़्यादा, मतलब टैक्स मुझे और कम पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ आ गई। देखो नेक्स्ट है, इसी में मैंने आगे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। बिकॉज क्यों हमें देखने को मिलेगा ये, बिकॉज इंटरेस्ट पेड इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टैक्स कैलकुलेट से पहले। जब टैक्स की कैलकुलेशन मैंने की उससे पहले ही इंटरेस्ट माइनस कर दिया ना, इस वजह से डेप्ट जो है चीपर हो जाता है। डेप्ट चीपर मतलब हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है, ये हमारा फ़ायदा हो जाता है। बात में आ गई। तो कहने का मतलब इसमें तुमने बस क्या याद रखना है, उसमें तुमने ये याद रखना है कि हाई टैक्स रेट होता है तो हम प्रेफर क्या करते हैं, डेप्ट। क्लियर है,
ठीक है। चलो आगे देखो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब क्या है कि वही इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है ना। इंटरेस्ट वगैरह अगर कम होगा, इफ़ कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज़ लेस, लेस का मतलब अगर इंटरेस्ट वगैरह मुझे कम पे करना पड़ रहा है तो मैं प्रेफर करूँगा बोरोड फंड। अगर इंटरेस्ट वगैरह मुझे कम पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह, तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, बोरोड फंड। बात समझ आ गई, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट वगैरह कॉस्ट ऑफ डेप्ट ज़्यादा पड़ रही है तो मैं प्रेफर करूँगा इक्विटी, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, डेप्ट का मतलब क्या है, डेप्ट का मतलब यहाँ पे वही है डिबेंचर वगैरह, अगर इनकी कॉस्ट मुझे लेस पड़ रही है तो मैं प्रेफर करूँगा बोरोड फंड, मतलब डेप्ट वगैरह से लोन लूँगा। अगर मुझे यही कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर हाई होती, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर हाई होगी तो क्या होगा, तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, क्या प्रेफर करूँगा, इक्विटी। तब मैं इक्विटी प्रेफर करूँगा। बात समझ आ गई। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी बिजनेस में रिस्क लो है, बिजनेस में रिस्क लो है, तो मैं क्या करूँगा, बिजनेस में रिस्क लो है तो लो रिस्क का मतलब क्या होता है कि मैं अच्छे खासे प्रॉफिट कमाऊँगा। लो रिस्क का मतलब यही है कि मुझे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट अगर अच्छे खासे होंगे तो मैं लोन ले सकता हूँ, क्योंकि लोन लेके आसानी से वापस भी कर सकता हूँ। तो वही लिखा है कि अगर बिजनेस रिस्क लो है तो तुम प्रेफर कर लो, रेज करो मनी मोर फ्रॉम इशू ऑफ डेप्ट, मतलब डेप्ट से पैसे रेज करो, डेप्ट से पैसे लो। क्योंकि अगर रिस्क कम है तो इसका मतलब तुम प्रॉफिट कमाओगे अच्छे खासे, तो तुम मनी जो रेज करोगे, पैसे जो लोगे, वो इशू ऑफ डेप्ट करके लो, मतलब लोन वगैरह लेके लो। क्लियर है। अगर बिजनेस रिस्क हाई है तो फिर इक्विटी से लो, इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, वो लिख लेना अपने आप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इसके बाद टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, मैंने उस दिन भी बताया था। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन क्या होते हैं, ऐसे डिसीजन जो मनी इन्वेस्ट करते हैं हम फिक्स्ड एसेट में, उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। क्लियर है। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन क्या होंगे, जब भी मनी हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल में, फिक्स्ड एसेट्स में, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन या फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। कौन कौन से कारण हैं जो इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से कारण हैं ऐसे जो फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, मींस हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस तरीके का है। अगर तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समझते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब कोई पेन बनाने की कंपनी है, सामान बना के तैयार कर रही है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सामान बना के तैयार करती है तो उसमें हमें मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी, है ना, मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी। अगर मैं पेन बनाने की फैक्ट्री लगाऊं तो उसमें मुझे मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और अगर मेरा परचेज और सेल का बिजनेस है, मीन्स सामान लेके आता हूँ और बेच देता हूँ, तो ट्रेडिंग का अगर बिजनेस है तो मुझे लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, है ना, लेस फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट कम चाहिए। क्लियर है, बात समझ आ गई। बिजनेस के नेचर के ऊपर है, किस तरीके का बिजनेस है, जिस तरीके का बिजनेस होगा उस तरीके की फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर तो तुम्हारा बिजनेस लार्ज स्केल पे चलता है, लार्ज स्केल पे मतलब अगर बिजनेस जो है तुम्हारा लार्ज स्केल पे चल रहा है, लार्ज स्केल मतलब समझते हो ना, 2 मिनट, हाँ, लार्ज स्केल बिजनेस है। लार्ज स्केल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑपरेट करते हो तुम, तो तुम्हें फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए, मोर फिक्स्ड कैपिटल। और अगर स्मॉल स्केल पे तुम्हारा बिजनेस है, मतलब एक एरिया को ही कवर कर पा रहे हो, तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए। क्योंकि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं तो हमें हर स्टेट में हेड ऑफिस वगैरह ये वगैरह चाहिए होगा, है ना, वो हेड ऑफिस कह रहा हूँ, ब्रांचेस वगैरह के लिए ऑफिस चाहिए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो 2 तरीके की टेक्निक होती है प्रोडक्शन करने के लिए। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव और एक होती है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है, जिसमें मशीनरी वगैरह का यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए, जिसमें क्या होता है, मशीनरी वगैरह का यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए। 2 मिनट, हाँ, कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है, जिसमें मशीन वगैरह का यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है प्रोडक्शन की, जिसमें लेबर का यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा लेबर का। क्लियर है। तो कह रहे हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके की टेक्निक तुम अपनाते हो प्रोडक्शन के लिए, किस तरीके की टेक्निक अपना रहे हो प्रोडक्शन के लिए, ये भी मैटर करती है। ठीक है ना। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आजमाते हैं हम तो हमें फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा, मोर फिक्स्ड कैपिटल।
है ना, मोर फिक्स्ड, FC लिख रहा हूँ मैं, मोर फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है। और अगर लेबर इंटेंसिव है तो हमें लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, लेस फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि लेबर से ही हमने काम कराना है तो मशीनरी वगैरह तो इतनी चाहिए नहीं, तो लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए रिक्वायर्ड। बात समझ आ गई। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम तो लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, और अगर वो करते हैं कैपिटल इंटेंसिव तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। क्लियर है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो नवी जैसी टेक्नोलॉजी आती है उसको अपग्रेड कर देती है, नवी टेक्नोलॉजी जैसी आती है उसको ले आती है अपनी कंपनी में, तो अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फास्ट है, मीन्स तुम एकदम से अडोप्ट कर लेते हो, तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। ठीक है ना, फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि तो एकदम से कोई चेंज आएगा टेक्नोलॉजी में, तुम एकदम से अडोप्ट कर लेते हो। अगर फास्ट नहीं है तुम्हारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, तुम फ्यूचर में क्या सोच रहे हो ग्रोथ के बारे में। अगर हाई ग्रोथ प्लान है तुम्हारा फ्यूचर में, ये है कि तुम ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हो, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, तो मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। क्लियर है। अगर कोई ग्रोथ प्लान नहीं है फ्यूचर में तो फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए ज़्यादा। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि तुम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो। अगर तुम सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल इतनी नहीं चाहिए। अगर कंपनी प्लान कर रही है टू डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफाई का मतलब मैं लिख देता हूँ, डील्स इन डिफरेंट प्रोडक्ट, डील्स इन डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे डाबर वाले हैं, डाबर वाले हेयर ऑयल भी बेचते हैं, डाबर आंवला तेल, है ना, डाबर च्यवनप्राश। ठीक है। क्लियर है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनके। अगर तुम डाइवर्सिफाई करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो क्या करोगे, ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। क्लियर है। अगर एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए, फिक्स्ड एसेट वगैरह कम चाहिए। क्लियर है। इसके बाद है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जस्ट इसका अपोजिट है। वर्किंग कैपिटल में क्या, वर्किंग कैपिटल में हम बात करेंगे किसकी, 2 मिनट, वर्किंग कैपिटल। ठीक है। वर्किंग कैपिटल में ध्यान दो, तो वर्किंग कैपिटल में इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम ऊपर फिक्स्ड कैपिटल का मतलब था कि फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो करंट एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स का मतलब कि करंट एसेट्स का मतलब है जो डेली डे टू डे चीज़ें हैं उनमें डील करने के लिए जो पैसे चाहिए उन्हें करंट एसेट कह देंगे फिलहाल। तो फंड हमें चाहिए होता है इसमें। अच्छा, करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट का मतलब रॉ मटेरियल वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने को ये कह रहे हैं। ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट। जो भी अमाउंट हमने करंट इन्वेस्टमेंट में करनी है, करंट एसेट्स में करनी है, उसे क्या कह देंगे, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। तो इसमें जो फंड चाहिए होता है, जो फंड हमें चाहिए होता है, ये फंड किस लिए चाहिए होता है, डेली एक्सपेंसेस के लिए, रोज़ की खर्चों के लिए जो ज़रूरतमंद खर्चे होते हैं, और पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी मतलब जिससे तुम उधार सामान परचेज करके लेके आते हो उसको पेमेंट करने के लिए तुम्हें जो फंड चाहिए होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए, बिजनेस को स्मूथ रनिंग के लिए, ये भी एक लाइन लिख देना कि बिजनेस में कोई दिक्कत ना आए, स्मूथली बिजनेस चले, उसको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये समझो कि डेली एक्सपेंसेस, डेली खर्चे के लिए, डेली जो डे टू डे चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं उसे वर्किंग कैपिटल का पॉइंट कह देंगे। क्लियर है। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से कारण हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। फिर से नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में वही पॉइंट आ जाएगा क्या, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उसमें खर्चे डेली के ज़्यादा होंगे, टूट फूट के खर्चे जो भी है। ट्रेडिंग का अगर बिजनेस है, ट्रेडिंग मतलब परचेज एंड सेल का, परचेज एंड सेल का अगर बिजनेस है तो उसमें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेस वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर होगी। क्लियर है। इसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन में भी सेम ही पॉइंट है कि भाई स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर लार्ज लेवल पे लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है, मीन्स बड़े लेवल पे तुम ऑपरेट करते हो बिजनेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, मोर वर्किंग कैपिटल WC लिख रहा हूँ मैं। और इसका उल्टा अगर स्मॉल स्केल पे करते हो तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए।
आगे बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस क्या है? बिजनेस में दो तरीके की सिचुएशंस आती हैं, एक बूम की सिचुएशन, बूम का मतलब होता है तेजी, ठीक है ना, कहते हैं ना तेजी आ गई, और एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब मंदा, क्लियर है। तो अगर बूम है, तेजी आ गई मार्केट में, मतलब लोगों का, बूम का मतलब है लोगों का पैसे हैं बहुत अच्छे, लोग खर्च करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा सिनेरियो आ गया है। तो बूम का मतलब क्या है कि भाई मोर वर्किंग कैपिटल, उस टाइम हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम प्रोडक्शन ज़्यादा करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि तेज़ी है, लोगों के पास पैसे हैं तो लोग खरीदेंगे भी ज़्यादा, तो उस टाइम हम ज़्यादा प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है, मीन्स मंदा है, पैसा ही नहीं है लोगों पे, तो उस टाइम लेस वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए, लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद लिखा सीजनल फैक्टर। अगर ऑन सीजन है, ऑन सीजन का मतलब समझते हो? ऑन सीजन का मतलब जैसे आइसक्रीम का सीजन है, तो आइसक्रीम की फैक्ट्री को इस टाइम गर्मियों के टाइम, समर के टाइम, उन्हें मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, है ना, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। क्लियर है? ऑफ सीजन अगर हो जाए, ऑफ सीजन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर ऑफ सीजन हो जाए, ऑफ सीजन मतलब जब हमारे प्रोडक्ट का सीजन नहीं है, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए खर्चे कम चाहिए। बात समझ आ गई? क्लियर है? लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होती है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल में अगर ध्यान से देखें, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, अगर तो प्रोडक्शन साइकिल तुम्हारा लार्ज है, प्रोडक्शन साइकिल समझते हो कि एक मशीन से निकल के दूसरी मशीन में जा रहा है प्रोडक्ट, फिर दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पाँचवीं में, पाँचवीं से छठवीं में, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो प्रोडक्शन साइकिल अगर लॉन्ग है, लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल है, अगर अगर प्रोडक्शन साइकिल क्या है? लॉन्ग है, ठीक है, तो मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, मोर वर्किंग कैपिटल। अगर प्रोडक्शन साइकिल क्या है तुम्हारा? कम है, अगर लेस, लंबा नहीं है, मतलब एक मशीन से सामान निकाला दूसरी में और फिनिश गुड्स तैयार हो गए, मतलब सामान बन के तैयार हो गया तुम्हारा, एक मशीन से दूसरी मशीन में निकाल के और सामान तैयार हो गया। प्रोडक्शन साइकिल यहाँ पे क्या है? कम है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? लेस वर्किंग कैपिटल। स्मॉल अगर हो, स्मॉल प्रोडक्शन साइकिल, इसका उल्टा हो जाएगा लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर। बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ। इसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ, इन्फ्लेशन में, तो इन्फ्लेशन में क्या है कि अगर प्राइसेस, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है हर चीज़ के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज़ के प्राइसेस अगर बढ़े हुए हैं तो राइज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के भी प्राइसेस बढ़े होंगे। रॉ मटेरियल के अगर प्राइसेस बढ़े होंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ लेबर भी राइज हो जाएगी, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लेबर राइज होगी तो हमें, हमारी वर्किंग कैपिटल हमें क्या चाहिए उस टाइम? ज़्यादा चाहिए। क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा क्यों चाहिए? एक तो देखो ना, महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है तो हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एक तो प्राइसेस ज़्यादा हो गए रॉ मटेरियल के लिए, तो हमें और ज़्यादा पैसे चाहिए अब, और कॉस्ट ऑफ लेबर भी राइज हो गई है तो हमें और ज़्यादा पेमेंट करनी होगी लेबर को, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। क्लियर है? इन्फ्लेशन के केस में। और डिफ्लेशन के केस में हमें लेस चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम किसी पॉइंट में? ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं?